वेलकम टू मेंटी अकेडमी। आप सबके रिक्वेस्ट पे अब हम सारी करंट अफेयर मैगजीन कवर करेंगे थ्रू स्क्रीन शेयरिंग। इंस्टेड में आपको ऑडियो नोट्स के थ्रू आपको ये करवा दी थी। तो हम ऑलरेडी पॉलिटी, IR, इकोनॉमी, सिक्योरिटी कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट से पर्सपेक्टिव से कि क्या क्या आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी COP28 दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी जो हेल्ड हुई है दुबई में। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है कि ये अर्थ समिट से इमर्ज हुई थी 1992 में और फॉर्मली हमने इसको अडॉप्ट किया था 1994 में विद नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप। अब इसके मेंबर्स कितने हैं? आपके 198 मेंबर्स ने रेटिफाई करा इस कन्वेंशन को। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम स्टेबलाइज करें ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर के अंदर। अब यहाँ पे पहले हम कॉन्फ्रेंस के बारे में जान लेते हैं। तो ये एनुअल कॉन्फ्रेंसेस होती है जो कि डिस्कस करती है वहाँ पे कि हम कैसे क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था और साथ ही में कहाँ पे हुई थी ये इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं कि आउटकम्स क्या है। तो पहला इसका आउटकम है फास्ट ट्रैकिंग अ जस्ट ऑर्डरली एंड इक्विटेबल एनर्जी ट्रांजिशन, जहाँ पे आपका लॉन्च हुआ है ग्लोबल रेन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज और जो ग्लोबल कूलिंग प्लेज है COP28 का, जो प्रोवाइड करता है कंट्री को अपॉर्चुनिटी के साथ कि किस तरह से हम सस्टेनेबल कूलिंग को और साथ में हम क्या एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बन सकता है इस प्लेज का नाम देके ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है कि फिक्स करना क्लाइमेट फाइनेंस को और फोकस करना पीपल लाइफ एंड लाइवलीहुड पे। दैट मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो आपकी रिलीज हुई थी। अब जो COP28 है डेक्लेरेशन है एग्रीकल्चर, फूड, क्लाइमेट पे, क्लाइमेट और हेल्थ पे, क्लाइमेट रिलीफ, रिकवरी, पीस पे। इस तरह से यहाँ पे ये गाइड करते हैं कि क्या अडेप्टेशन एफर्ट्स हमें लेने चाहिए इन रेफर्स टू आर्टिकल 2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 6 ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेरिस एग्रीमेंट के, आपको ये पता होना चाहिए कि किसके साथ रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है रिपोर्ट्स जो रिलीज हुई है। ये भी आपकी पहली रिपोर्ट क्लाइमेट फाइनेंस पे आई है और रिलीज कहाँ पे हुई है? इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस के द्वारा। नेक्स्ट है एन आई ऑन मीथेन रिपोर्ट, इट इज लॉन्च बाय इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी। बाकी अब इसके क्या इश्यूज है ये आपकी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं इंडिया एट COP28, इंडिया का क्या रोल था। तो प्राइम मिनिस्टर ने कंसर्न्स उठाए वहाँ पे ग्लोबल साउथ के और साथ में वहाँ पे ये भी बताया कि क्या अर्जेंसी है कि हमें क्लाइमेट फाइनेंस अवेलेबल करवाना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को। अब यहाँ पे हमने को लॉन्च करा लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। इसमें फोकस क्या होगा कि इंडस्ट्री ट्रांजिशन पे और लो कार्बन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना है, उस डिटेल्स पे बात हुई है। फिर नेक्स्ट है को होस्ट करा हमने, दैट मीन्स इंडिया यूएई ने इंडियन दैट इज ए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एट COP28। अब ये इनिशिएटिव फोकस करता है वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस पे इन्वॉल्विंग कम्युनिटी, प्राइवेट इंडस्ट्री एंड लाइवलीहुड। अब नेक्स्ट आपके आते हैं इश्यूज और वे फॉरवर्ड, दिस इज फॉर मेंस। तो जो अभी हमने सब कुछ डिस्कस करा वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं इनिशिएटिव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिव का नाम देके पूछ सकते हैं या तो इसके फीचर के थ्रू या कि किसने लॉन्च करा है। तो पहला है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, इंडिया ने लॉन्च करा है। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सर्व करेगा जैसे कि हमें इनोवेटिव जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स लेकर आने हैं उसमें। फिर नेक्स्ट है लॉस एंड डैमेज, ये भी ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है तो ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट अनाउंस हुआ था COP27 में और ये ऑपरेशनलाइज हुआ है ड्यूरिंग COP28। अब यहाँ पे रेफर किया जाता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज को और साथ ही में यहाँ पे किस क्लाइमेट चेंज के कौन से पैरामीटर्स को, जैसे कि राइजिंग सी लेवल, हीट वेव्स और क्रॉप फेलियर्स। तो ये एक तरह का मान सकते हो कि कंपनसेट करने के लिए लॉन्च हुआ था कि जो क्लाइमेट चेंज के साथ कंट्रीज डील कर रही है। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल स्टॉकेट, तो ये COP28 का फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकेट पेरिस एग्रीमेंट का। ग्लोबल रेन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, तो ये साइन किया गया है बाय 118 कंट्रीज। यहाँ पे इस नंबर को चेंज करके यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो प्लीज इस पर ध्यान रखिए। इसका एम है कि ग्लोबल इंस्टॉल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करना। अब नेक्स्ट है आपका फॉसिल फ्यूल
ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर, तो 50 कंपनीज है जो रिप्रेजेंट कर रही है मोर देन 40% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, जिन्होंने साइन करा है। और यहाँ पे ग्लोबल इंडस्ट्री चार्टर भी डेडिकेटेड है टू स्पीड इन अप क्लाइमेट एक्शन एंड अचीविंग हाई स्केल इम्पैक्ट अक्रॉस ऑयल एंड गैस सेक्टर। फिर नेक्स्ट आता है अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, तो ये अफ्रीकन लीडर्स ने लॉन्च करा है एट COP28। फिर नेक्स्ट है G7 क्लाइमेट क्लब, ये लेड किया गया है बाय जर्मनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे एक्सपेक्टेड है पिछली बार भी। देखिए G20, G7 ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्रीज अगर इनके थ्रू कोई रिपोर्ट है, इनके थ्रू कोई प्लेज लिया गया है एनवायरनमेंट को लेके, ये सारे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, तो ये न्यूज़ में क्यों था? इंडिया यूएई ने को होस्ट करा, हमने जैसे पीछे देखा, इससे क्या बना? ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई भी इनोवेटिव एनवायरमेंटल प्रोग्राम लॉन्च करने, कुछ कंट्रीज जैसे हम करती है, तो ये वैसे एक इवेंट लॉन्च किया गया। दैट मीन्स जो पहले ट्रेडिशनल कार्बन क्रेडिट होते थे, ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो ग्रीन क्रेडिट है वो वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शन पे फोकस करेगा, मतलब कम्युनिटी, प्राइवेट इंडस्ट्री, सबको हम लेके इस पे हम फोकस करेंगे। और इसका की पर्पस यही है कि क्या साइंस है, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, पॉलिसी बताओ कि हम कैसे ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी कोई इंस्ट्रूमेंट को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली जब आप अपना साथ देखोगे तो आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी तो चाहिए। दैट मीन्स एक कॉमन वैल्यू चेन भी बनानी पड़ेगी जो कनेक्ट करेगा कम्युनिटीज़ को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कंपनीज और कॉर्पोरेट को, जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। अब की बेनिफिट्स कौन किसको होगा? की बेनिफिट्स इसके हमें होगा कि हम नॉलेज शेयरिंग होगी, यहाँ पे इनोवेटिव सोल्यूशन सामने आएंगे, कलेक्टिव एक्शंस देखने को मिलेगा, जिससे ग्लोबल लीडरशिप में हम एक इन्वायरमेंटल सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। अब इसके फीचर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन क्रेडिट सिस्टम, ग्रीन क्रेडिट पोर्टल, और ये अलाइन किया गया है विद द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के साथ ही। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, लॉस एंड डैमेज। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो दुबई में हुई है, उसने ऑफिशियली ऑपरेशनलाइज करा है लॉस एंड डैमेज फंड, ताकि हम हेल्प कर पाए वल्नरेबल कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को साथ हेल्प करने के लिए। अब लॉस एंड डैमेज क्या चीज़ है? तो ये इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के, जो कि हम कह सकते हैं कि हम अडेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे लॉसेस परमानेंट है। तो एक यहाँ पे फंड बनाया गया था, मीन्स कंपनसेशन दी जाएगी, दैट जो रिच इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, जिनका ऑलरेडी हिस्टोरिक रोल रह चुका है क्लाइमेट चेंज में, वो पुअर नेशंस को एक तरह का पे करेंगे, जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम है, लेकिन वो अभी भी ब्रंट पे है, मतलब बिल्कुल एज पे है ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये एक तरह की वर्ल्ड बैंक पे बेस्ड होगा, बट ये मैनेज किया जाएगा बाय इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट। और जो सेवरल कंट्रीज है जैसे कि यूएई, जर्मनी, यूके, जापान, वो ऑलरेडी प्लेज कर चुकी है मनी टू द फंड, बिकॉज ये फर्स्ट अनाउंस हुआ था COP28 में इन 2022। अब इंडिया का क्या स्टैंड है इस फंड पे? इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है फंड की, और हमने इस डिसीजन को भी वेलकम करा है टू ऑपरेशनलाइज इट। और इंडिया कुछ उन कंट्रीज में से है कि हम बता रहे हैं कि LND को हमें, और मतलब कह लो कि वो करना चाहिए, ओपन करना चाहिए डेवलपिंग नेशंस के लिए भी। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि स्मॉल आइलैंड या लीस्ट डेवलप्ड नेशंस के लिए होना चाहिए। तो इंडिया का ये स्टैंड है इस लॉस एंड डैमेज को लेकर। बाकी इसकी नीड क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये सब आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म, जो कि आपका एस्टैब्लिश हुआ था COP19 इन 2013 इन वार्सो, दैट मीन्स इन पोलैंड। ये आपकी मैपिंग में भी पूछा जा सकता है, एड्रेस करने के लिए लॉस एंड डैमेज जो एसोसिएटेड क्लाइमेट चेंज के साथ इन डेवलपिंग कंट्री। अब फंक्शंस इसके क्या है? ये इन्हांस करेगा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट अप्रोचेस को, और इन्हांस करेगा एक्शन सपोर्ट इंक्लूडिंग फाइनेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि हम लॉस एंड डैमेज को एड्रेस करने में हमारे काम आएगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकेड। तो जो ग्लोबल स्टॉकेड है वो एक तरह का प्रोसेस होता है कंट्रीज के लिए, देखने के लिए कि वो कलेक्टिवली कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं जो उनको पेरिस एग्रीमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना था। दैट मीन्स कि ये पार्टीज ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट पे आता है कि हमें 8 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है कि ट्रिपल करो रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को, अपने एफर्ट्स को एक्सेलरेट करो और अपना अनबेटेड जो कोल पावर है उसको कम करो। फिर एक्सेलरेट करो एफर्ट्स अपने, जो कि हम जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम को लेकर, यूटिलाइजिंग जीरो और लो कार्बन फ्यूल्स को भी लेकर। और नेक्स्ट है आपको कि फॉसिल फ्यूल से थोड़ा सा ट्रांजिशन करके अब अपना इक्विटेबल मैनर में हमें किस तरह से और ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए।
फिर हमें लो एमिशन टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए जैसे कि रेन्यूएबल, न्यूक्लियर एंड कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज को लेकर। और साथ ही में यहाँ पे नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को हमें किस तरह से कम करना है, हमें अपना रोड ट्रांसपोर्ट से जो एमिशंस होती है उनको कैसे कम करना है, और हमें ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज जो इनएफिशिएंट है उनको भी फेस डाउन करना है। फिर अब आपके आता है नेक्स्ट, इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये न्यूज़ में था क्योंकि जो रिस्क क्लाइमेट चेंज के थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल मेथड्स हम क्या कर सकते हैं उस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। तो दैट मीन्स ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब कि जो हमारे पुराने हम प्रैक्टिसेस, बिलीव्स जो ऑलरेडी ग्लोबल या डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी यूज़ कर रही थी, लोकल कम्युनिटीज़, उसको अब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उस पर ये बात हो रही है। पहला उन्होंने बताया कि रोल अब इसका क्या है, ये आपके सारे मेंस में इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इन इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज रेसिलेंस। तो आपको हर सेक्टर पे फोकस करके आंसर लिखना है। एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कैसे कर सकते हैं, हाउसिंग में क्या है, मेडिकल प्रैक्टिसेस में क्या है, सेक्रेड ग्रुप, सेक्रेड ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से प्रीलिम्स के लिए क्योंकि क्रिटिकल सेंचुरीज होती है रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस की, जहाँ पे आप कह सकते हो कि कस्टमरी जो लॉज है वो प्रोहिबिट करते हैं अपनी एक्सप्लॉयटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 133 सेक्रेड ग्रुप्स है एट द फुटेज ऑफ द हिमालय इन द उत्तराखंड। अब ये कह सकते हो एक तरह का एज अ पूल काम करती है जहाँ पे आपके सारे ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज और मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं और हम जेनेटिक रिसोर्सेज को भी सेफगार्ड करते हैं। अब हम नीचे देखते हैं ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। ये आपका इंपॉर्टेंट कैसे है, आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि तालाब। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दे देंगे कि तालाब जैसे लिख देंगे राजस्थान में ज़्यादातर आप कह सकते हो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन वो ज़्यादातर आपका उदयपुर, लेक्स इन सब में। तो आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और कौन से स्टेट में, कौन से एरिया में इंडिया में यूज़ होता है। अब बाकी इशूज़ और कंक्लूजन आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया। तो रिसेंटली एक फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट था नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, जिसको रिलीज किया गया। अब इसके न्यूज़ में क्या था, ये डॉक्यूमेंट जो था वो एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज थी, दैट मीन्स इंडिया और साथ में ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब जो रिसर्च है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट था, दैट मीन्स जो 2020 में इन्होंने अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की थी उसी का ये पार्ट है। अब डॉक्यूमेंट का एम यही है कि हम किस तरह से पार्टनरशिप करें दो कंट्रीज़ के अंदर, और साथ ही में हम कैसे जो इंडिया का ट्रांजिशन है जो टू वी कैन से टू अ सर्कुलर इकोनॉमी इन द प्लास्टिक सेक्टर, वहाँ पे एक रोड मैप डेवलप कर पाए। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब एक तरह का प्रोडक्शन या कंजप्शन, जैसे यहाँ पे देखिए कंजम्पशन या प्रोडक्शन मॉडल जिसमें आप शेयर कर रहे हो, आप लीज पे दे रहे हो, आप रीयूज़ कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, आप इस तरह से कर रहे हो कि जो साइकिल है प्रोडक्ट का वो एक्सटेंड हो जाए। दैट मीन्स कि जब प्रोडक्ट अपनी लाइफ के एंड पे पहुंचे तो जो मटेरियल्स इकोनॉमी में रखे गए हैं वो कभी भी हम चाहे वो पॉसिबल हो पाए, हम उसको रिसाइकिल कर पाए। तो लेकिन ये ट्रेडिशनल लीनियर इकोनॉमिक मॉडल से डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोडक्टिवली बार बार यूज़ हो सकते हैं, जिससे इसकी ऑलरेडी क्या बोल सकते हैं कि नई वैल्यू बनती रहती है। अब हम देखते हैं नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप क्या है। तो पहला इसके रोड मैप के 7 एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्शन मतलब कि डिज़ाइन करो पहले तो कि किस तरह से आप रिसाइकिल करोगे। कंजम्पशन मतलब कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हो। रिसाइकिल कि आपको एक रिसाइकलिंग और केमिकल अपसाइकलिंग का टेक्नोलॉजी का आपको एक कह सकते हो प्रमोट करना है कि किस तरह से हम प्लास्टिक जो मटीरियल में है वो हम रिटेन कर पाए। फिर कमर्शियल वायबिलिटी कि हम इंसेंटिव कैसे यूज़ करें सर्कुलर इकोनॉमी बिजनेस को लेकर, और साथ में हम कैसे डेवलप करें मार्केट्स को फॉर हाई क्वालिटी सेकेंडरी मटेरियल। नेक्स्ट है आपको अवेयरनेस। अवेयरनेस कहाँ करवाओगे आप, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में करवाओगे अवेयरनेस। फिर सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर कि आपको इन्वेस्ट करना होगा रिसाइकलिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर आपका आता है कंसिस्टेंट कंप्लाइंस मतलब स्टेट गवर्नमेंट को अपने टारगेट सेट करने होंगे और मॉनिटर करना होगा कि हमने कितना प्लास्टिक रिडक्शन करा है, कितना रीयूज़ करा है और कितना रिसाइकिल करा है। अब आता है इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी आपका सारा मेंस का टॉपिक है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम है वी कैन से वो बहुत ज़्यादा है। कैसे, क्योंकि इंडिया जनरेट करती है 26,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ईच डे वी कैन से। तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यूएसए यूरोपियन नेशंस की जितनी इकोनॉमी है उससे भी ज़्यादा है, और इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट्स तो सर्कुलर इकोनॉमी के हैं कि किस तरह से हम जो प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, न्यू प्राइमरी मार्केट में यूज़ करते हैं, और लेकिन अब हमें ऑल्टरनेटिव इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं।
अब यहाँ पे आपके लिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंडेटेड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या चीज़ है। ये स्टूडेंट्स देखिए, ये जो मैगजीन है आपकी, इसमें से जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स में तो सिंगल लाइन या इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म होती है। अब जैसे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो EPR है, दैट मीन्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज ऑफन सीन इन न्यूज, इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ऑप्शंस आपके दे दिए थे, तो इसका आंसर था प्लास्टिक वेस्ट के साथ। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अगर आप मैगजीन को इस तरह से अपना कवर करेंगे तो आई रियली थिंक कि आपके प्रीलिम्स में आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखते हैं ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इन्होंने रिलीज़ की है ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023, और यहाँ पे नाम रखा है कीपिंग इट चिल, दैट मीन्स हाउ टू कीप, लाइक वी कैन से हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड वाइल कटिंग एमिशन। अब पहले हम इसके बारे देख लेते हैं। तो ये इन्होंने फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो सिनर्जीज की हुई थी बिटवीन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहाँ पे लॉन्च करा। ये एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क है पार्टनर्स का, जो एफिशिएंट क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी वी कैन से हमें देनी है, और वहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इसका पार्टनर है। तो ये आ गया रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी, और ये जिसने रिलीज़ करी उसके बारे भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी की हाईलाइट्स क्या है, कि एक तरह का क्लाइमेट चेंज पे उन्होंने बात करी है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी और ऑर्गेनाइजेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हिंदू कुश हिमालय। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने लॉन्च करा है बिल्डिंग अडेप्टेशन एंड रिसिलेंस इन द हिंदू कुश हिमालयन इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव का एम क्या है कि एड्रेस करना जो एडवर्सिटीज़ है क्लाइमेट चेंज की हिंदू कुश हिमालयन रीजन में। और ये इनिशिएटिव क्या करेगा, ये सारे जो रिस्क असेसमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट टूल है, जैसे कि इंश्योरेंस और रिस्क ट्रांसफ़र है, वो सब साथ में लेके आएगा कि किस तरह से हम अपना लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डिसीजन ले सकते हैं। अब हमारे लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस रीजन के बारे जानना और ऑर्गेनाइजेशन के बारे जानना। तो पहले तो हम इसके बारे देखते हैं कि हिंदू कुश में क्या क्या आता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.3 मिलियन स्क्वायर एरिया है, जिसमें आपका आता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। और यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा। और यहाँ पे इसको थर्ड पोल या वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे ये होल्ड करता है लार्जेस्ट आइस रिजर्व आउटसाइड द पोलर रीजन। अब हम देखते हैं बैंक के बारे, जो कि यहाँ पे इन्होंने एस्टैब्लिश करा। तो ये 1966 में एस्टैब्लिश हुआ आफ्टर रेजोल्यूशन वाज पास एट द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एशियन इकोनॉमिक कॉपरेशन हेल्ड बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉपरेशन और एक्सट्रीम पॉवर्टी हमें कम करनी है इन द रीजन ऑफ एशिया एंड फार ईस्ट बाय प्रोवाइडिंग लोन्स देके, टेक्निकल असिस्टेंस देके या कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट देके। अब इसमें मेंबर्स कौन है, 68 मेंबर्स है। अब क्या इंडिया मेंबर है? हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन जानने की बात है कि ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ऑफ गवर्नर, जो कंप्राइज करती है रिप्रेजेंटेटिव विद ईच फ्रॉम 68 मेंबर नेशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि कौन से लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स है। वो आपके हैं जापान, यूनाइटेड स्टेट, फॉलोड बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका आर्टिकल इस तरह से इंपॉर्टेंट था आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अब जो ये बाकी चीज़ें हैं ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हम ये कवर करेंगे, हम सिर्फ प्रीलिम के फैक्ट्स को देख के ही कवर करेंगे, जो आपका आने वाला एग्जाम है 16 जून को। जहाँ तक बात है मेंस की करने की, वो मैं एक सेपरेट सीरीज स्टार्ट करूँगी, जहाँ पे हम मेंस के साथ में PYQ भी सॉल्व करेंगे और साथ में मेंस के ही करंट अफेयर्स देखेंगे। और साथ में अभी प्रीलिम्स के भी आपके PYQs, आपकी जो दिशा है, अगर आप वहाँ से प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी एक सीरीज जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे मैं सारी आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम सारे MCQs को सारे सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, तो वो है आपका क्लाइमेट इंजीनियरिंग। यूनेस्को ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज करी है ऑन द एथिक्स ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग। क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्या होती है कि हमें कैसे ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करके नहीं, बट डायरेक्टली हमें क्लाइमेट सिस्टम में इंटरवीन करना है, तो होती है क्लाइमेट इंजीनियरिंग। अब अगर यूनेस्को ने रिलीज करी है तो यूनेस्को के बारे जानना भी इंपॉर्टेंट है कि 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। मिशन यही है कि कंट्रीब्यूट करना टू बिल्डिंग ऑफ कल्चर एंड पीस। अब यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं, 194 मेंबर्स है और 12 एसोसिएट मेंबर है। इंडिया मेंबर है, यस इंडिया इज अ मेंबर। और यहाँ पे गवर्नेंस जो है वो है बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब यहाँ पे मेजर रिपोर्ट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूनेस्को की कौन कौन सी रिपोर्ट्स है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल ओशन साइंस रिपोर्ट, UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट,
Mark this, I think this would come in prelims this time. Then World Trends in Freedom of Expression and Media Development, that is also by UNESCO. तो बाकी उन्होंने यहाँ पे यही बताया है. अभी देखिए इतना सुंदर डायग्राम यहाँ पे क्लाइमेट इंजीनियर का बताया गया है कि जब अगर आपके मेंस में आए, हम करेंगे आपके प्रीलिम्स के बाद हम मेंस की भी तैयारी करेंगे साथ में, तो वहाँ पे आप ये डायग्राम अपने आंसर्स में ड्रॉ कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट चलेंगे एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वॉर के ऊपर. तो एक्सपर्ट्स ने रेज करा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और क्या एसोसिएटेड कॉस्ट वी कैन से जो रशिया यूक्रेन का और इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पे जो हमें कंसर्न्स देखने को मिले हैं एनवायरनमेंट के ऊपर. तो एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वॉर क्या बोल सकते हैं कि वो क्या चीज़ है. पहली बात, इकोनॉमिक्स के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ही फ्यू कंट्रीज है अभी जो कॉन्फ्लिक्ट फ्री है, क्योंकि वी कैन से कि बहुत ही कम पीसफुल सेंचुरी या कंट्रीज है अभी. तो अगर हम कंपैरेटिवली देखा जाए ड्यूरिंग द वॉर क्या हुआ था, एनवायरनमेंट तो ऑब्वियसली नेग्लेक्ट हुआ, एक्सप्लॉइट हुआ ह्यूमन डेस्परेशन के कारण, लेकिन बहुत अब्यूज देखने को मिला ऑन अ सिग्निफिकेंट स्केल. अब यहाँ पे वही बताया गया है कि हम एनवायरनमेंट के प्रति क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, मतलब बिफोर वॉर, जब वॉर चल रही है, और आफ्टर वॉर हम क्या क्या कर सकते हैं. वही तरह के उन्होंने यहाँ पे एसोसिएटेड एनवायरमेंटल कॉस्ट और वी कैन से मेथड्स बताए हैं. तो ये आर्टिकल आपका उसके ऊपर है. अब आगे यहाँ पे आते हैं की इनिशिएटिव्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि क्या इनिशिएटिव्स है कि हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं. पहला आपका जिनीवा कन्वेंशन है जो कि आपका रिस्ट्रिक्शंस लगाता है वॉरफेयर मेथड्स पे, और साथ में आता है फिर ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो कि 1987 में आपकी रिपोर्ट कॉमन फ्यूचर इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसका कंसेप्ट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर. फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो प्रोहिबिट करती है यूज ऑफ ऑल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. और नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल 24-25 ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेकर. फिर आपका नेक्स्ट आता है यूनाइटेड दैट इज मीन्स यूएन कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री या एनी अदर हॉस्टाइल. ये भी आपकी टेक्निक्स है कि किस तरह से हम मिलिट्री का प्रिवेंट कर सकते हैं ऑन द यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक. अब आपका नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर इन इंडिया. तो यूनियन मिनिस्टर ने जो जल शक्ति है वहाँ पे रिलीज करी गई है डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर द कंट्री फॉर द ईयर 2023. अब यहाँ पे असेसमेंट किसके थ्रू हुई है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड स्टेट एंड यूटीज, जो कि यहाँ पे यूज करेंगे कि क्या हमें इंटरवेंशंस, मतलब कि हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए थ्रू वेरियस स्टेक होल्डर्स. अब यहाँ पे जो जॉइंट असेसमेंट्स है ये 1980 से आना स्टार्ट हो गई थी और 2022 में ये ऑलमोस्ट हर साल ही आ रही है. तो की हाईलाइट्स अब क्या है कि टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना है ये फाइंड आउट यहाँ पे हुआ है, ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स कितने हैं ये फाइंड आउट हुआ है, क्रिटिकल यूनिट्स कितने हैं, सेमी क्रिटिकल यूनिट्स कितने हैं और सेफ यूनिट्स कितने हैं. अब रीजन क्या है कि हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज में. एक तो ये कि जो चेंजेस है वो मेनली वी कैन से अदर रिसोर्सेज से आ रहे हैं. कौन कौन से, जैसे कि रिचार्ज जो कौन से कंट्रीब्यूट करते हैं. पहला तो है कैनाल, सरफेस वाटर, इरिगेशन, ग्राउंड वाटर इरिगेशन, टैंक, पॉन्ड, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, ये सब हमने यूज़ करा है, जहाँ से ये इसके कारण हमें देखने को मिला है कि जो टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसमें हमारी इंप्रूवमेंट है. अब आते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट. तो ये ऑलरेडी 2022 में इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी, इसको मर्ज कर दिया गया विद द ग्राउंड वाटर विंग ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1972. अब ये क्या चीज़ है, ये एपेक्स एजेंसी है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कैसे प्रोवाइड करना है साइंटिफिक इनपुट मैनेजमेंट के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, जो भी आपके ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस है कंट्री के. अब यहाँ पे कौन इसको कंट्रोल करता है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. अब यहाँ पे इसका मैंडेट क्या है कि हमें डेवलप करना है ऐसी टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज ऐसी इंप्लीमेंट करनी है जो कि हमारे डेवलपमेंट हो पाए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को लेकर. अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट 2023. तो ये आपकी थी पार्ट 1 स्टूडेंट्स. अब आपके नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे जो बाकी आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं और जो साइंस एंड टेक और कल्चर, इन सब को भी ख़त्म कर दिया जाए. और इस मैगजीन के बाद आई टेल यू अ वेरी क्विक वे कि जैसे हमने इस मैगजीन को कवर किया, अब प्रीलिम्स से पहले या प्रीलिम्स के 1 वीक पहले आपको इसको कैसे रिवाइज करना है. सो स्टे ट्यून, subscribe to the channel, and for these amazing facts please also join Telegram channel, that is Menti Academy, for daily updates. Thank you. Have a nice day.